नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जो आइडिया एडिटोरियल पेज से जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा पावरलेस टू पे। यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर जो डिस्कॉम कंपनीज़ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, उनको लाने के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक क्लियरेंस दे दी गई है। तो उस चीज़ को लेकर के अभी हम मुद्दा डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा मेन आर्टिकल आज का रहेगा वो है बीजिंग्स ब्लंडर, कि चाइना जो सोच करके काम कर रहा था उसके सामने अभी यूएसए की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो रही हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और तीसरा आर्टिकल रहेगा प्रिजुडाइस इन द स्कूल यार्ड, कि जाने अनजाने में या फिर जानते हुए हमारे यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन या एक जो इनइक्वालिटी वाला बिहेवियर है वो कंटिन्यू रहता है और उसका असर समाज पर भी है और समाज का असर उस पर भी है। जानेंगे पूरा डिटेल में। तो 3 आर्टिकल्स हैं, बाकी इसके अलावा एक ये वरुण गांधी जी का आर्टिकल है दीज आर हार्ड टाइम्स। इसमें ये बताया जा रहा है कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ चुकी है, वो सारी डिटेल, जिसमें डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और लॉकडाउन, इन तीनों ने हमारी इकोनॉमी में जितने ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट किए हैं शायद ही पहले मतलब पिछले 20-30 सालों में इतना बुरा हाल हुआ हो। क्योंकि एलपीजी पॉलिसी जब आई थी तब की परिस्थिति तो आप जानते हो, बुक्स में पढ़ते रहते हो, पर अभी की जो परिस्थिति है वो अनप्रेसिडेंटेड थी। ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल पर एक बार नज़र डाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है बीजिंग्स ब्लंडर। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि चाइना जिस तरीके से अपनी एग्रेशन दिखा रहा है अपने आसपास के कंट्रीज़ के साथ में, तो एक जो रीजनल डोमिनेंस चाइना की बनने वाली थी ना, या फिर एक चाइना ने सोच रखा था कि जी हमारी पकड़ जितनी है एशियन कंट्रीज़ में उतनी किसी और की या फिर यूएसए की तो पर्टिकुलरली नहीं हो सकती। पर जस्ट उसका उलट हो रहा है, क्योंकि चाइना ने जो असर्टिव पोस्चर अभी ले रखा है ना एशिया में, अपने जितने भी आसपास के पड़ोसी देश हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, या फिर इधर देख सकते हो ताइवान के साथ पूरा टेंशन चल रहा है, साउथ चाइना सी और इंडिया। तो ऐसे सभी कंट्रीज़ के साथ में चाइना की जो है, या वियतनाम की बात कर लो, फिलीपींस की बात कर लो, इन सब के साथ में टेंस रिलेशन चल रहे हैं। मुद्दा ये आ गया है कि चाइना की जो रीजनल डोमिनेंस है उसमें अब थोड़ी थोड़ी लिमिट्स लगने शुरू हो गई है। लग रहा था कि चाइना की पकड़ लगातार बढ़ेगी, पर अब वो रुकना शुरू हो गई है। एक तो मुद्दा ये। दूसरा, अब इस मुद्दे को, एक तो चाइना की खुद की लिमिटेशंस, दूसरा इसी रीजन को लेकर के कुछ और कोलिशंस का क्रिएट होना। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल क्वाड ग्रुप की हम बात करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और AUK US, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू कर दिया है। तो ये 2 ग्रुप्स हैं, ये भी तो इसी रीजन को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं। तो ऐसे में खुद की रीजनल डोमिनेंस का लिमिट में आना, लिमिटेशंस का सामना करना, और दूसरा ये 2 बड़े ग्रुप्स का राइज होना, ये चीज़ क्या है, चाइना की खुद की गलती की हुई है, उसी का एक हर्जाना उसको भुगतना पड़ रहा है। देखो, चाइना अपने आप को अपनी तरफ से कहते हैं ना कि अब बहुत ज़्यादा कंटेम्पचुअस सिचुएशन देख रहा है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब से न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन आया जिसमें शी जिनपिंग अपनी तरफ से असर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद में जो बाइडन थोड़ा सा विड्रॉ करेंगे या फिर कंजर्वेटिव मैनर में काम करना शुरू करेंगे। बट यूएसए ने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया जब से जो बाइडन ने प्रेसिडेंटशिप टेक ओवर की है यूएसए में। चाइना ने क्वाड जैसे ग्रुप को सी फॉर्म, मतलब समंदर में जिस तरीके से जहाज बनता है ना, उस तरीके से बोला बन गया ख़त्म हो जाएगा, ऐसे सोचा था। साथ में ये भी कि आसपास के एरियाज़ में जिस तरीके का काम हो रहा है उन डेवलपमेंट्स में चाइना अपनी पकड़ और ज़्यादा बनाना चाह रहा था, वो भी हार्डली। ठीक है, उसको सीधा चैलेंज अभी किया जा रहा है। तो जहाँ AUK US और क्वाड, इसको स्मॉल क्लिक्स बोल रहा था चाइना, तो बेसिकली ये तो स्मॉल क्लिक है या नहीं ये तो टाइम बताएगा। बाकी RIC, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना, और उसमें 2 कंट्रीज को और जोड़ दो तो ब्रिक्स बन जाएगा, जिसमें ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका और ऐड हो जाते हैं। बोले ये 2 ग्रुप्स है ना, ये ज़रूर साबित हो रहा है स्मॉल क्लिक्स, क्योंकि इनकी मीटिंग्स इतनी आउटकम वाली नहीं हो रही है जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली क्वाड या AUK US की मीटिंग हो रही हैं। तो सवाल क्या है कि चाइना ने जो एक
माहौल बनाने की कोशिश की थी या एक सिनेरियो खुद के दिमाग में सेट कर रखा था कि जी हमारी पकड़ बन रही है हमारे इस एशियन रीजन में, या फिर कह सकते हो एशिया पैसिफिक रीजन, जिसको अब इंडो पैसिफिक रीजन के नाम से हम जानते हैं, बोले इस रीजन में हमें कोई चैलेंज करने वाला है नहीं। ठीक है, ये भी बातें बहुत हमने पढ़ी कि भाई यूएस जो है वो अब टर्मिनली डिक्लाइन कर रहा है, चाइना की हेगेमनी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, वो सारी चीज़ें। बट रियलिटी कुछ और हो गई है, क्योंकि दो फैक्टर ऐसे अभी निकल के आ रहे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि कैसे भी करके अब चाइना के लिए चैलेंजेस की कमी नहीं आ रही है, चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा चाइना को जो अपनी खुद की पॉलिसीज़ हैं उन पे दोबारा से सोचने पे मजबूर करने के लिए एक फैक्टर तो क्या काम कर रहा है, वो ये कि यूएस की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस है ना, वो सीधा कंसेंसस आ रही है, कंसेंसस मतलब पूरा डोमेस्टिकली सहमति आ रही है यूएसए में कि वाकई में चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूएसए के लिए। बात ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप जब थे तब यूँ लग रहा था कि चाइना ने भी माना था, कि हमें भी यही लग रहा था कि भाई हाँ डोनाल्ड ट्रंप है वो तो एक कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स इंसान है, वो कुछ अलग करेगा, अलग करके चला गया। ठीक है, पर बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी को कंटिन्यू किया है, रोका नहीं है, उल्टा ज़्यादा ताकत के साथ किया है। जैसे ही जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं, हफ्ते भर के अंदर अंदर कॉड की वर्चुअल मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करवाई जाती है। फिर आपको पता है रिसेंटली ही कॉड की मतलब इन पर्सन मीटिंग भी हो चुकी है, तो कॉड को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और यूएस जब से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है तब से तो यूनाइटेड किंगडम की जो सिक्योरिटी एंगेजमेंट थी एशियन रीजन में, वो फिर से रिवाइवल पे आ चुकी है। तो इस केस में क्या है कि चाइना के लिए चिंता के बादल मंडरा रहे हैं और लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अलायंस क्रिएट किया था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने तो यूएसए के जो अलाइज कंट्रीज थे उनसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। जैसे कि नेटो की हम बात करें, है ना, तो नेटो में ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। उसमें तो सिनेरियो ये था कि अगर किसी भी नेटो ग्रुप के एक कंट्री के ऊपर अटैक कोई बाहरी ताकत करती है तो इसका मतलब वो सभी नेटो कंट्रीज खुद पर वो अटैक मानेंगे और सब एक साथ मिलकर के डिफेंड करेंगे उस कंट्री को, राइट। तो वो चीज़ जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा, क्योंकि बिजनेस माइंड आदमी था ये तो इस बंदे ने ये सोच लिया कि चलो ठीक है, अभी ये जो हमारे टैक्स पेयर्स है, यूएस के टैक्स पेयर्स हैं, इन पे बहुत हैवी पड़ता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो अलायंसेस थी उनको रिड्यूस करना शुरू कर दिया। जबकि बाइडेन ने अपनी जो चाइनीज स्ट्रेटेजी है उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने पे विश्वास किया कि यूएसए की जो फॉर्मर अलायंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रांग किया जाए और नई अलायंसेस को डेवलप किया जाए, और कॉड और यूएस उसी लाइन में एक एडिशन है। जैसे ही जो बाइडेन आप देखोगे यूरोप की विजिट पे जाते हैं तो नेटो की मीटिंग सबसे पहले होती है, बातचीत करनी शुरू करते हैं। कॉड की मीटिंग आपको पता ही है कि जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं विद इन वीक उन्होंने टॉप लीडर्स की अपनी मीटिंग कर ली वर्चुअली। और यूएस जिसमें आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तीनों मिलकर के शुरुआती एग्रीमेंट है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सप्लाई करना ऑस्ट्रेलिया को। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही है कि जो बाइडेन ने जो कोई भी यूएसए का विड्रॉवल का एक सिनेरियो बन रहा था उसमें एक यू टर्न दिखा दिया कि यूएसए रिट्रीट नहीं कर रहा है। इसके अलावा अपने जो सिक्योरिटी अलाइंसेज हैं जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, उनके साथ में भी जो बाइडेन ने अपनी जो रिलेशनशिप है उसको एक रिवाइवल दिया है। ठीक है, फिर आ जाओ बाइडेन का जो समिट है, अभी यूरोप की विजिट पे जब जो बाइडेन गए थे तो इन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में भी जेनेवा में मीटिंग की है। ठीक है, इसमें भी ये कोशिशें हैं कि कैसे भी करके रशिया को चाइना से दूर किया जाए, क्योंकि आज की परिस्थिति में देखें तो चाइना और रशिया के रिलेशंस एकदम पीक पे चल रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि अभी तक इतने ज़्यादा क्लोज ये दोनों कंट्रीज कभी आए नहीं थे। कोई ज़माना था जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएसएसआर को मतलब यूएसए जो है वो चाइना को कॉपरेशन दिया करता था, और इसकी वजह क्या थी कि यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस चाइना पे ना आए, एक तो ये। और चाइना भी ये सोच रहा था कि चाइना तो देखो कम्युनिस्ट रिजीम पे है और यूएसएसआर सोशलिस्टिक पैटर्न पे था, इनमें देखो मोर और लेस है तो काम एक तरीके का ही, पर फर्क ये है कि चाइना में कम्युनिस्ट का मतलब हो गया हथियारबंद क्रांति के आधार पे परिवर्तन लाना,
जबकि सोशलिस्टिक पैटर्न में हर चीज़ सरकार मैनेज करेगी। तो इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस था उसको लेकर के चाइना को डर था कि कहीं यूएसएसआर टेक ओवर ना कर ले, यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना पे ना जाए। तो ऐसे में वो यूएसए के साथ में रिलेशन अच्छे थे, तो कोल्ड वॉर टाइम पे यूएसए और चाइना के रिलेशन ज़्यादा स्ट्रांग थे और यूएसएसआर के खिलाफ थे। अब मुद्दा चेंज हो गया है, अब यूएसए के लिए चाइना चैलेंज हो गया है। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1989 से स्टार्ट हो गया था, उसके बाद में अब रशिया ने फिर बाद में धीरे धीरे करके वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए इनके साथ रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश की, पर वो आउटकम अच्छा नहीं मिला। तो फिर से वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से काम करना शुरू कर गया और यूएसए को चैलेंज करने के चक्कर में रशिया और चाइना की रिलेशनशिप अच्छी हो गई। अब चाइना को अकेला करने के लिए यूएसए अपनी जियोपॉलिटिकल सिस्टम में क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये रशिया को अब एक तरीके से चाइना से दूर करना। तो अब देखते हैं सिचुएशन, जो भी आउटकम होगा वो तो टाइम बताएगा। बाकी ये कुछ एफर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इस तरीके से जो बाइडन ने अपनी तैयारी तो पूरी कर ली है, जिसको बोलते हैं ना गेटिंग हिज डक इन अ रो, दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट इनफ बाय प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, जिससे कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको। फिर उसके बाद में ये सारे सिनेरियो के बाद में, इतना कुछ होने के बाद में, जो बाइडन ने शी जिनपिंग से बात भी की, वर्चुअल समिट भी हुई, पर उस समिट में एक दूसरे ने इतना कोई, बस क्लाइमेट चेंज वाला एक ऐसा मुद्दा था कि जिसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी की बात की हो, बाकी मुद्दों पर तो टेंशन है। और अभी आप देख सकते हो जो डेवलपमेंट चल रहा है ताइवान वाला, उसमें कंटिन्यू ये देखने को मिल रहा है कि यूएस ताइवान में पूरा इंटरवेंशन करने के लिए रेडी है, और चाइना अगर कुछ भी जल्दबाजी या कोई भी एग्रेशन दिखाता है, और ये ही सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है कि चाइनीज बीजिंग ने क्या गड़बड़ियां की हैं। एक तरफ जहां पर बाइडन टीम, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तो इस पे विश्वास कर रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलाइज और पार्टनर्स बनानी चाहिए, वहीं पर चाइना गड़बड़ क्या कर गया कि जो अपने रीजनल कोऑपरेटिव कंट्रीज थे उन्हीं से लड़ाई करनी शुरू कर दी। जब आप मानो 1990s के बाद अगर बात करें तो चाइना और इंडिया दोनों बहुत सारे कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे साथ में काम किया करते थे, पर जब से ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया रिसेंटली, ग्रेट डिप्रेशन क्या है, सब प्राइम क्राइसिस आया था 2008 वाला, तब से चाइना इमर्ज हो गया, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और इंडिया है वो थोड़ा पीछे पड़ गया। तो आज की परिस्थिति में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं, और बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें भी आमने सामने खड़ी है हमारी मिलिट्रीज। तो ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। तो इसी जो फॉल्ट लाइन है ना, ये जो फॉल्ट लाइन है, इसी फॉल्ट लाइन का बाइडन टीम ने अपनी तरफ से यूटिलिटी करना शुरू कर दिया है कि जहां जहां पर भी चाइना को घेरा जा सके वहां पर घेरा जाए। अब देखो, चाइना की जो इकोनॉमिक रीच है वो तो हम जानते हैं कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, नो डाउट, बट बात आ जाए ना मिलिट्री अलायंस की, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है चाइना की। दैट मीन्स आप देखो कि पॉलिटिकली और मिलिट्रीली तो चाइना इतना ज़्यादा डोमिनेंस में नहीं है तो केवल इकोनॉमिक सेगमेंट में है। तो केवल इकोनॉमिक सेगमेंट क्या एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कंट्री को आपके ग्रुप में लाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुद्दा क्या है कि चाइना अपनी मिलिट्री एग्रेशन के चलते, एग्रेशन के कारण अपने पड़ोसियों से ही दुश्मनी ले बैठा है। ठीक है, आज तो चलो ठीक है कि बीजिंग के साथ में मॉस्को है, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान भी इसके साथ में लगे हुए हैं, पर अमेरिका के जो सपोर्टर्स हैं, क्या उनको अगर इनसे कंपेयर करें तो कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? सीधी सी बात है, अमेरिकन अलाइज। इवन इंडिया जैसा एक बड़ा कंट्री, बड़ी इकोनॉमी, और मिलिट्रीली भी हम इतने वीक नहीं है, बेशक हम चाइना से वीक हैं अगर मिलिट्रीली देखा जाए, पर इस केस में अगर अलायंस की बात की जाए तो उसमें हम यूएस की तरफ हैं अगर मिलिट्री पॉइंट की अगर बात आती है तो ऐसे में यूएसए ने तो देखो अपनी तरफ से अपने दोस्त ज़्यादा बनाने की कोशिश की, और जबकि बीजिंग ने क्या कर दिया, जो एशियन जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो कि बीजिंग के फेवर में हुआ करती थी वो अब फेवर में नहीं रही है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है अभी चाइना के सामने। अब देखो, बात ऐसी आ जाती है कि क्या क्या चीज़ें जो थी चाइना ने सोच रखी थी और वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी साबित नहीं हो रही है। मिसपरसेप्शंस क्या क्या थे चाइना के, वो देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो अमेरिका जो है दूर है एशियन कंट्रीज से, ज्योग्राफिकली देखें तो चाइना का ये मानना था कि जी चलो ठीक है कि चाइना कोई भी अपनी तरफ से एग्रेशन दिखाएगा तो यूएस इतनी दूर बैठा हुआ क्या इंटरेस्ट लेगा,
तो वो गलत साबित हो गया। यूएस पूरा खुल के इंटरेस्ट ले रहा है कि कैसे भी करके चाइना अगर एग्रेशन दिखा रहा है तो वहां पर चाइना को कंटेन करने के लिए, एशियन कंट्रीज को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करे। तो पहला तो ये परसेप्शन गलत साबित हो गया चाइना का। दूसरा, चाइना की जो हार्ड पावर है, चाहे इकोनॉमी या मिलिट्रीली देखा जाए, तो वो लगातार ग्रो कर रही है और यूएस को चैलेंज भी कर रही है, नो डाउट। पर सवाल ये है कि बैलेंस ऑफ पावर की अगर बात करें तो वो चाइना के फेवर में जा रहा है, पर यूएस भी एकदम विड्रॉ नहीं कर रहा है। ये एक और परसेप्शन यहाँ पे डाउट में आ गई। फिर तीसरा, चाइना की जो एशियन रीजनल इंटीग्रेशन थी, दैट मीन्स चाइना और साथ में जो एशियन नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ साथ में जो एक एंगेजमेंट थी, जिसको चाइना ये सोच रहा था कि आने वाले टाइम पे इकोनॉमिक बेसिस पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी कंट्री यूएस के साथ में अपनी एंगेजमेंट करेगा और उस कंट्री की, एशियन कंट्री की, चाइना के साथ में इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, तो चाइना उस पर दबाव बना देगा पनिशमेंट के तौर पे कि हाँ, अगर आपने यूएसए के साथ रिलेशनशिप क्रिएट की तो हम आपके ये इतना लोन ये हो जाएगा, या फिर हम आपको पैसा नहीं देंगे काम करने की, मतलब जो भी आपको फेवर दे रहे हैं वो। तो उस चीज़ के लिए चाइना ने अपनी अलायंस क्रिएट की थी, दैट मीन्स कॉमर्शियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश की थी, पर वो भी कहीं ना कहीं स्पॉइल होती चली जा रही है। चाहे आसियान कंट्रीज़ की बात कर लो, वहाँ पर भी तो एक तरीके से डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है चाइना के खिलाफ में, अगर जियोपॉलिटिकली या मिलिट्रीली अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यहां पर ही आ जाता है कि चाइना का जो पैतरा था, कॉमर्शियल पैतरा, वो भी कहीं ना कहीं डाउट में चला गया। चौथा पॉइंट, मिलिट्रीली देखा जाए, बीजिंग और इसके आसपास के कंट्रीज के बीच में एक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। बीजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है मिलिट्रीली अगर देखा जाए, पर सवाल ये है कि चाइना ने जिस तरीके से अपनी मिलिट्री एग्रेशन दिखाई है ना, इसका रिजल्ट ये है कि इसके पड़ोसी देश भी लगातार मिलिट्रीली स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। तो ये सरदर्दी किसके लिए? चाइना के लिए तो तैयार हो रही है। ये भी एक चीज़ हो गई। फिर पांचवा पॉइंट राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि चाइना ने ये देखा था कि कोalition बनाने की बजाय कोalition तोड़ना आसान रहेगा, पर मुद्दा क्या है? नुकसान वाली चीज हो गई। कोalition तोड़ने के चक्कर में चाइना का खुद का तो कोalition स्ट्रांग बन नहीं पा रहा है, बस हो क्या रहा है कि दूसरे जो कंट्रीज हैं जो चाइना को एडवर्सरी समझ रहे हैं और चाइना के लिए एडवर्स सिचुएशन क्रिएट भी कर रहे हैं, वो फिर देख लो कहीं ना कहीं फेवरेबल सर्कमस्टांसेस का यूज करते हुए वो कोalition क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि चाइना ने यह भी मिसपरसेप्शन रख लिया कि ग्रुपिंग को तोड़ना ज्यादा सही रहेगा बजाय कि बनाने के। अब इसने तोड़ने पे विश्वास किया तो बना तो कुछ खुद का तो है नहीं, अब उस चीज का फायदा यूएस उठा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, सबके लिए थ्रेट एक बन के निकल रहा है, वो है चाइना। फिर चाहे इंडिया हो, चाहे फिर आसपास के जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, ये सारे, केवल पाकिस्तान को छोड़ दो या फिर इधर रशिया को छोड़ दो, रशिया भी कहीं ना कहीं चाइना को लेकर के टेंशन में तो रहता ही है कि भाई इकलौता ये ऐसा कंट्री जो लगातार सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपनी पकड़ बना रहा है, जहां पर अगर ट्रेडिशनली देखी जाए तो यूएसएसआर की पकड़ रही हुई है। तो इस केस में चाइना के लिए ये सिचुएशन भी और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रही है। हो गया ये मुद्दा भी। अब देखो, चाइना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि कम से कम अभी तक यूएस जो है, जिन भी कंट्रीज़ के साथ में अपने आप कह सकते हो कि यूएस को अपने बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के कहीं पे कुछ मुद्दों को लेकर के साथ में ले लेगा यूएसए को, ठीक है, चाइना यूएसए के साथ में अपने बायलैटरल रिलेशंस को इम्प्रूव कर लेगा कि हाँ भाई जॉइंट मैनेजमेंट कर लेंगे वर्ल्ड का, ये सारी चीज़ें। बट ये सपना भी धरा का धरा रह गया, क्योंकि आज यूएस जो है वो बिल्कुल इस चीज के लिए क्लियर हो चुका है कि कैसे भी करके बीजिंग को कंटेन करना है, क्योंकि अगर चाइनीज इमरजेंस लगातार होती रहेगी तो वो अमेरिकन पोजीशन के लिए, अमेरिका की जो वर्ल्ड लेवल पे पोजीशन है, उसके लिए चैलेंज साबित हो सकता है, और बेशक हो सकता नहीं, हो चुका है। तो ऐसे में अमेरिका ने तो अपना फ्रेंडली बिहेवियर कंटिन्यू रखा और चाइना ने अपनी तरफ से जो स्ट्रेटेजिक एरर्स हैं वो लगातार रखी। ठीक है, कहा तो ये था कि अमेरिका है वो टर्मिनल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और जो चाइना है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पर मुद्दा क्या है, उल्टा पड़ गया। यूएस ने सेल्फ रिन्यूअल कर लिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। चाइना की रीजनल एग्रेशन उसी के लिए घातक साबित हो गई, और रिजल्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे जो कंट्रीज चाइना के साथ एंगेज कर रहे थे वो अब यूएसए की तरफ मुंह कर चुके हैं। ठीक है जी, आगे देखो फिर कि सभी कंट्रीज की अगर बात करें
तो आशा तो ये लेकर के बैठे थे कि चाइना के साथ में अच्छी खासी एंगेजमेंट रखेंगे, पर वही चीज़ है कि चाइना इस तरीके से आंखें दिखा दिखा करके डरा डरा करके काम करेगा, तो फिर देखो जी बाकी कंट्रीज़ भी अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ना चाहते हैं। तो मिलिट्री बैलेंस की अगर बात करें ना, तो एशिया में तो चाइना का फेवर है, बेशक मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग है, पर बाकी कंट्रीज को भी चाइना ने पुश कर दिया कि वो भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा स्ट्रांग कर ले, क्योंकि चाइनीज थ्रेट है, थ्रेट से लड़ने के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसमें यूएस ने पूरा कोऑपरेट करने के लिए अपनी तरफ से हाथ खोल रखे हैं। हो गया क्या, चाइना अब इस ओवरऑल अलायंस कोalition की बात करें जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं और ये जो इंडो पैसिफिक एरिया में लोकेटेड जो कंट्रीज हैं वो भी हैं, तो सब मिलकर के चाइना को ही इकलौता एक सबसे बड़ा चैलेंज मान रहे हैं, और इसी वजह से आज मिलिटराइजेशन चाइनीज पेरिफेरी में बढ़ता चला जा रहा है। चाइना के आसपास में जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी खुद के लिए नुकसान हो गई, और सभी नेबर्स को एक सहमति में लाके खड़ा कर दिया है कि कम से कम चाइना तो हमारे लिए फेवरेबल काम नहीं कर सकता। की नेबरर्स आर चाइना के अगेंस्ट में है, जिसमें इंडिया इकलौता है ही, इकलौता क्या मतलब इंडिया तो है ही, बाकी और नाम हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। यूएस और वेस्ट भी अपनी तरफ से एशियन नेशनलिज्म के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वो ज़माना था जब चाइना एशिया की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वेस्टर्न कंट्रीज को ऑब्जेक्ट किया करता था, जिसमें इंडिया चाइना दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हुआ करते थे, पर आज चाइना अपने नेबरिंग कंट्रीज को चैलेंज कर रहा है, तो उसके चलते वो जो रोल चाइना प्ले किया करता था आज वो रोल यूएस प्ले कर रहा है कि भाई एशियन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सेव होनी चाहिए। तो ऐसे में चाइना एक कहते हैं ना कि फ्रेंड से एक या फिर हीरो से विलन कंसिडर होने लग गया है। ठीक है, इसी बीच चाइनीज डिप्लोमेसी ने एक और लंबी, बिना मतलब आप कह सकते हो लंबी सोच के साथ में कुछ करने की कोशिश की थी कि कैसे भी करके जो वॉल्फ वॉरियर्स हैं, जैसे ही एग्रेशन दिखाओ, मौका मिले और ज़मीन हड़पना शुरू कर दो, जैसे हमारे ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में पिछले साल से अभी तक चल रहा है, वही चीज़ चाइना ने कंटिन्यू की, पर उसका नुकसान अब चाइना को उठाना पड़ रहा है। तो यही है कि जो एडवांटेज जियोपॉलिटिकली उठाना चाह रहे हैं ना शी जिनपिंग, वो बेसिकली नुकसान दे रहे हैं इनको। अमेरिका टर्मिनली डिक्लाइन नहीं कर रहा है, अमेरिका कोalition क्रिएट करके अपनी जो रेलेवेंस है उसको रिन्यू कर चुका है। तो ये था बीजिंग्स ब्लंडर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो पावरलेस टू पे। इस आर्टिकल को लिखा है प्रतीक दत्ता ने। देखो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें ये क्लियरेंस दे दी है कि अब से जो भी स्टेट गवर्नमेंट ऑन्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, देखो डिस्कॉम्स हम जिनको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां जो कि बहुत ज़्यादा बर्बादी का सामना कर रही हैं, बोला उनके खिलाफ में भी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स आईबीसी के तहत लाई जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे में सवाल ये है कि भाई क्या वाकई में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत इन डिस्कॉम कंपनीज के खिलाफ में रेजोल्यूशन प्रोसेस लाया जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी थिंकिंग की ज़रूरत है, ये बात बोल रहे हैं राइटर कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं जो सॉर्ट आउट होने ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल की कॉन्करेंट लिस्ट 3 में इंक्लूडेड है, पर मेजरली अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करती है। पर वो बात ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लॉज लाती रहती है। तो ऐसे में द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ 1948 ये आया था 1948, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तभी आ गया है। ठीक है, तो उसके अंडर में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें मेन काम क्या था कि भाई डेवलपमेंट करना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, साथ में ऑपरेशन कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना जिसको जनरेशन बोला जाएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से लेकर के जहाँ जहाँ पर भी कंजम्पशन हो वहाँ तक उस इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करना, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और फिर उसके बाद में बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टैब्लिश किए गए थे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1948 के तहत।
ठीक है। फिर 1991 जब एलपीजी पॉलिसी आती है, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला जो सेगमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया था। अभी भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सरकार का खेल है, ध्यान रखें आप। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी ओपन कर दिया कि भाई प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कर सकता है। बट स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में रखा, जो कि कंटिन्यू बना रहा। फिर उसके बाद में 2001 में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अगर बात करें तो उनके हाथ से थोड़ा सा और पावर रिड्यूस की गई और अल्टीमेटली एक और नया एक्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003, जिसमें यह था कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो अब जो है सेपरेट कर देगा जनरेशन को, ट्रांसमिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। दैट मीन्स ये अब सेगमेंट डिवाइड कर दिए गए थे 2003 के बाद में। फिर बात आ जाती है कि 2003 के बाद से लेकर अभी तक की देखी जाए तो लगभग अगर देखें तो जनरेशन जो कि प्राइवेट सेक्टर को 1991 में दे दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई थी जनरेशन में, तो अभी जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 47% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर से होता है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में डिस्कॉम्स के पास में जब वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है तो वो डिस्कॉम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर इंडस्ट्रीज़ में, डोमेस्टिक हाउसेस के लिए, हमारे लिए जो कंजम्पशन के लिए, वो डिस्कॉम कंपनीज ही मैनेज करती हैं। और ये मैनेजमेंट होता है डिस्कॉम कंपनीज के द्वारा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर इधर तो है जनरेशन में, पर अभी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर ही काम कर रहा है। अब सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट ऑन्ड डिस्कॉम कंपनीज जो कि बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है, इनका रेजोल्यूशन किया जाए या इनके घाटे को कैसे भी मैनेज किया जाए। तो उसके लिए ज़रूरत होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सामने जो भी चैलेंजेस आए उनके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़े। तो ये तो हमने देखो बेसिक समझ लिए। अब बात यह है कि अगर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज तो पॉलिटिकल वर्ड आते ही यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज पे ज़्यादा काम किया जाता है। क्योंकि सरकार कौन सी है, राज्य सरकार। चुनाव आ गए, चुनाव आने से पहले क्या बोल दिया जाएगा कि जी आपके इतने बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ना तो सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर की जा रही है ना कुछ और, उसके बावजूद फिर बाद में किसानों को राजी करने के लिए और वोट बैंक को अपना सेव करने के लिए पॉलिटिशियन क्या बोल देते हैं, बोला इलेक्ट्रिसिटी आपकी माफ़ कर दी जाएगी पिछले 3 साल की, 4 साल की, जितना भी आपका बिल ड्यू चल रहा है। इसके अलावा जो टैरिफ्स हैं वो कम लगाए जाते हैं तो वैसे नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अनऑथराइज्ड यूसेज, जो लॉसेज हैं या फिर जो चोरी होती है बिजली की, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही और अल्टीमेटली नुकसान किसको उठाना पड़ता है, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। क्योंकि जनरेशन कंपनी ने तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, अब जिम्मेदारी किसकी है भाई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने की, डिस्कॉम कंपनीज की। तो पिछले 2 दशकों से अगर देखें ना तो लगातार अभी तक 4 बार बेल आउट्स किए जा चुके हैं, जिसका मतलब होता है पैसा देना। गवर्नमेंट ने पैसा इन्फ्यूज़ किया है डिस्कॉम्स में, पर फिर भी अभी भी जो हाल है, फाइनेंशियल कंडीशन है डिस्कॉम्स की, वो बहुत ही बुरी है। फिर सवाल ये आ जाता है कि कैसे डिस्कॉम्स को मैनेज किया जाए। तो प्राइवेटाइजेशन की बात की गवर्नमेंट ने, पर बहुत सारे स्टेट्स ने इसको अपोज किया। फिर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रिसिटी को डी लाइसेंस कर दें, कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी को अब डी लाइसेंस का मतलब हो गया एकदम लिबरली काम किया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी पे कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो। उसका भी ऑपोजिशन होने लग गया। तो सवाल क्या है कि इतनी आसानी नहीं आ रही है जब इनिशियल स्टेजेस पे ही प्राइवेटाइजेशन पे या डी लाइसेंसिंग पे ही इलेक्ट्रिसिटी की सेगमेंट की बात करें, तो उसमें ही जब स्टेट गवर्नमेंट इतना अपोज कर रही है, तो उस केस में फिर आप कैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत इन डिस्कॉम कंपनीज को, जिन भी लेंडर्स ने क्रेडिट दिया है, जिन भी लेंडर्स ने उधार दिया है, उनके लिए आप रिजॉल्व कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब पॉलिटिक्स कहीं पे उलझ जाती है ना, और जब वोट बैंक की बात आ जाती है, तो वहीं पर डेमोक्रेसी घुटने टेकना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ऐसी बात है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अगर इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ भाई जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस जो भी डिस्काउंट्स हैं, जो अपना पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले तो प्राइवेटाइजेशन वाले एफर्ट पे अप्लाई एक काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम्स के लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक तो कंज्यूमर मिक्स, एक हो गई ज्योग्राफी। ठीक है,
देखो होता क्या है हमारे यहाँ पे, अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट अवेलेबल है इसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड ही, तो उसमें ये है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि ज्योग्राफिकली देखा जाए तो गांवों में ज्यादा कनेक्शंस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अगर नंबर वाइज देखे जाए शहरों के कंपैरिजन में। तो आप किस तरीके से प्रॉपर बिलिंग का सिस्टम तैयार कर पाओगे, फिर बाद में जो बिलिंग के बाद में जो पैसा इकट्ठा करने का तरीका वो कलेक्शन का होगा, फिर उसके अलावा मीटर लगाना, या फिर जो गाँव में जो भी डैमेज है रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करनी है, सर्विसिंग देनी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए भी कितना ज़्यादा चैलेंज आते रहते हैं, उनको मैनेज करना एक प्राइवेट सेगमेंट के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ज्योग्राफिकली और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देगी। इसके अलावा अगर देखें, अभी तो चलो स्टेट रेगुलेटर है, तो वो तो अपनी तरफ से लाइसेंस इशू कर देता है, टैरिफ्स भी फिक्स कर देता है, पर उसके बाद में अगर प्राइवेट सेक्टर अगर अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है, तो कहाँ पर कितना टैरिफ मिलेगा, किसको कितनी सप्लाई होगी, वो चैलेंजेस कौन मैनेज करने वाला है। क्योंकि जब तक वही बात आ जाएगी, फिर इक्वालिटी के कई मुद्दे उठ जाएंगे कि जी इस वाले एरिया में मान लो कि इंडिया में गुजरात वाले एरिया में तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिल रही है, या जो भी कोस्टल एरिया वाले स्टेट्स हैं, या फिर जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो, अब रिन्यूएबल एनर्जी वाला भी तो मुद्दा आने लग जाएगा ना, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिल रही है। पर दूसरी तरफ देखा जाए, मान लो कि इधर आ जाओ आप सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में, वहाँ पर अगर देखोगे जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनकी बात कर लो, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अगर अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो इसका नुकसान वहाँ के लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फिर महंगी बिकेगी। तो ये चीज़ें क्या है, चैलेंज क्रिएट करेगी। और जब प्राइवेटाइजेशन में इतना चैलेंज आ रहा है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो डिस्कॉम्स ऑलरेडी डिस्ट्रेस में हैं, उनको फिर कैसे आप रेजोल्यूशन में लाओगे। पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर और इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल, इन दोनों के बीच में भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश की जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर लो और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो एनसीएलटी और एनसीएलटी काम करेंगे, इनके बीच में भी तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तभी तो जाकर के डिस्कॉम्स जो कि अंडर स्ट्रेस हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यूएस में जो बैंक्रप्सी कोड है, उसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भाई जो रेगुलेटरी एजेंसीज है उनके साथ में कैसे आप कोलैबोरेशन करने वाले हो। दैट मीन्स कि हमें एनसीएलटी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस जो हैं, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, और उसके लिए फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। तब जाकर के डिस्कॉम्स का रेजोल्यूशन थोड़ा सा स्मूथ हो पाएगा। ठीक है, इसके आगे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी की अगर बात करें, जो यूटिलिटी सर्विसेज की पर्टिकुलर बात, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यूटिलिटी में आते हैं हमारे, हम यूज़ करते हैं, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। डिस्कॉम्स को हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। ऐसे नहीं कि हाँ जी हमारे सामने आ गई सिचुएशन ऐसी कि भाई डिस्कॉम्स वो अंडर स्ट्रेस हैं तो उनको रिजॉल्व कर दो। बोलो वो इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि यूके में भी इसी तरीके की एक्टिविटीज़ की थी, उनको आउटकम जो मिला था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। ये जो फेल्ड सप्लायर थे इलेक्ट्रिसिटी के यूके में, उन्होंने भी इसी तरीके से रेजोल्यूशन का सामना किया और उनको कोई फ़ायदा नहीं, मतलब आउटकम जो था वो प्लस नहीं मिला। फिर क्या किया, एडिशनल उनको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रिजीम प्रोवाइड किया। दैट मीन्स कुछ नए फ्रेमवर्क तैयार किए, नए सिस्टम तैयार करने पड़े, जिससे कि फिर बाद में जो कोई भी नुकसान, अब देखो हमारे यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो पेनिट्रेशन है, अब जाकर के अभी तक भी 100% हम नहीं कह सकते हैं, मोर देन 90% हो चुका है। तो उस केस में एक तरफ तो डिस्कॉम्स के ऊपर आप क्या करते हो कि आप सोशलिस्टिक पैटर्न पे काम करना चाह रहे हो, दूसरी तरफ आप जब इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पर फार्मर्स को या फिर जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी सस्ती देते हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन का जो मुद्दा है, जिसमें एक तरफ तो इंडस्ट्रीज़ हैं और दूसरी तरफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं या फार्मर्स हैं, तो इधर इंडस्ट्रीज़ हैं या कॉमर्शियल यूजर्स हैं, उनसे तो आप इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ज़्यादा लेते हो, और फिर बाद में उनका चार्ज ज़्यादा पे कर, और जो चार्ज लेकर के और फार्मर्स को सस्ते में बिजली देते हो, वो मैनेज करना। ये बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि स्टेट में या स्टेट रेगुलेटरी जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो तो मैनेज करने में सक्षम है, पर ये इस तरीके से इन चैलेंजेस को आईबीसी कैसे टैकल करेगा, ये थोड़ा सा मुद्दा अपने आप में मुश्किल वाला बन जाता है।
तो इस चीज़ के लिए यूके में जो सिस्टम यूज़ किया गया है वो कुछ ऐसा रहा फिर कि यूके ने जो ये था ना राइट ऑफ एनर्जी सप्लायर, मतलब जो भी डिस्कॉम्स थे वहाँ के, उनके राइट्स को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया। ठीक है कि मान लो कोई भी अंडर स्ट्रेस आ गया है डिस्कॉम, तो उसको आप पहले से उसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स को थोड़ा कंट्रोल करो, पहला काम तो ये। फिर उसके बाद में जो भी डिस्कॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का सामना कर रहा है, जो लोन रिटर्न नहीं कर पा रहा, उधार लिया हुआ माल पैसा रिटर्न नहीं कर पाया, तो उसके बारे में नोटिफिकेशन दिया जाएगा स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ऑफ जैम करके एक एंटिटी वहाँ पर चलती है उसमें। फिर होगा क्या कि जो ऑफ जैम है ये असेस करेगा कि जो भी अभी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का सामना करने वाली जो सप्लायर एनर्जी, जो आप कह सकते हो सप्लायर है, उसको कोई टेक ओवर करने के लिए रेडी है क्या। अगर कोई टेक ओवर है तो उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा, और अगर टेक ओवर नहीं है तो फिर बाद में ऑफ जेम या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो मिलकर के एक कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि फिर बाद में कोर्ट के बेसिस पे उनकी कार्रवाई कर करा के, और फिर उसको अगर किसी और को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर के आने हैं या फिर प्राइवेटाइजेशन करना है या चेंजेस करने हैं, वो कुछ भी करना वो बाद में किए जाए। तो बोला इसी तरीके का सेटअप हमें भी तैयार करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें सीधे क्लियर फ्रेमवर्क में काम करना हो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो भाई स्ट्रेस में कौन से डिस्कॉम्स हैं, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद में फर्स्ट तो ये ट्राई करो कि कोई दूसरा डिस्कॉम जो कि सरप्लस में चल रहा है, जो फायदे में है, वो अगर टेक ओवर करना चाहे तो वो ले ले। वो अगर नहीं लेता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है जो फेल हो रहा है डिस्कॉम उसका, तो उस केस में फिर आप उसका रेजोल्यूशन कर दो एक सही तरीके से, सही प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे। बोला ऐसा ही कुछ सेफगार्ड हमें भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो पॉलिसी सोल्यूशन है ना, वो सोच समझ करके फिर होना चाहिए। और हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है, जैसे कि यूएस वाला भी हमने देखा और यहाँ पर यूके वाला भी देखा। बोलो वो रियलिटी इंडियन रियलिटीज़ पे अप्लाई करके हम कर सकते हैं। यूएस वाला तो हमने देख ही लिया था कि वहाँ पर यूएस का जो बैंक्रप्सी कोड है उसमें एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं वो, और साथ में जो रेजोल्यूशन प्रोग्राम जो कंडक्ट करेगी जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारे आईबीसी में एनसीएलटी है, वो उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर रेट सेटिंग होगी कि हाँ जी कितना क्या आप एक दूसरे को कॉम्पनसेट करोगे। तो ये थोड़ी आप कहते हैं ना मैचिंग होनी चाहिए, इंटरफेस अच्छे से होना चाहिए दोनों एंटिटीज़ का। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का भी और आईबीसी के अंडर में जो एनसीएलटी या एनसीएलटी है उनका भी। ठीक है, तो ये चैलेंजेस भी देखा, कुछ सोल्यूशन भी देखा कि कैसे हम ये जो डिस्कॉम अंडर स्ट्रेस हैं उनको रिलीव कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है प्रिजुडाइस इन द स्कूल यार्ड। देखो इस आर्टिकल को लिखा है दिशा नवानी ने। इनका ये मानना है यहाँ पर मतलब राइटर ये जो बता रहे हैं वो ये है कि बच्चे स्कूल में जो कुछ भी लर्न करते हैं उसमें ऐसे ही कुछ मुद्दे आ जाते हैं जिन मुद्दों को हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, और जिन चीज़ों को हम करेक्ट करना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में वो चीज़ें स्कूल में ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे प्रिजुडाइस, स्टीरियोटाइप, या फिर सेल्फ राइटियसनेस, मिसट्रस्ट, हैट्रेड, ये ऐसी चीज़ें। प्रिजुडाइस का मतलब कि आप किसी के बारे में पहले से ही बायस्ड हो, ये सोच के बैठे हो कि हाँ वो तो गलत ही है, या फिर वो तो सही होगा यार, वो गलत हो सकता है क्या, वो प्रिजुडाइस हो गया। स्टीरियोटाइप, जैसे लड़कियों के लिए बोले लड़कियों के बस की बात नहीं है, भाई क्यों नहीं है, दैट इज स्टीरियोटाइप, राइट। इसके अलावा सेल्फ राइटियसनेस, दैट मीन्स कि मैंने जो कह दिया वो सही है, मैंने जो कर दिया वो सही है। इससे क्या होगा कि कहीं पर भी डेमोक्रेटिक मैनर में काम नहीं होगा। स्कूल्स में जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर बच्चे आगे जाके करेंगे क्या। मिसट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास, और हेट्रेड, बोले ये अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पर प्रेवलेंट है समाज में भी और एजुकेशन में भी। आप देख सकते हो, जिसका आपको मैं सीधा एक चैप्टर बताऊंगा, आप चैप्टर देखो, क्लास 10th की जो बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी समथिंग नाम से बुक है ना, एसएसटी की ही बुक है, उसमें चैप्टर है, ठीक है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन समथिंग कुछ है उस चैप्टर का नाम, वो जरूर पढ़ना, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्कूल्स में इस तरीके की वैल्यूज़ को, या वैल्यू क्या है, ये जो हमारी सोशल इविल्स हैं इनको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, पर सवाल है ये कि क्या स्कूल ये रोल प्ले कर पा रही है, ये जो प्रिजुडाइस है या जो स्टीरियोटाइप है इसको ख़त्म करने में सक्सेसफुल हो रही हैं। तो इसी चीज़ को राइटर बोल रही हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखने को मिल रही हैं, नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ भी। क्योंकि होता क्या है कि
हमारे यहाँ पर जो लार्जर सोसाइटी में जो कोई भी होता है, हमारी सोसाइटी में जो कुछ भी हम एनकाउंटर करते हैं, वो चीज़ें हम स्कूल में देख सकते हैं छोटे लेवल पे। ठीक है, सोसाइटी में जो गैप्स हैं वो देखे जा सकते हैं। जैसे एक दलित लड़की और एक ब्राह्मण लड़का, इन दोनों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है वो आपको स्कूल में एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा। वो बात ठीक है कि सब लोगों को एक जैसा देखने को मिलता है, सेम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल होमोजीनियस रिचुअल, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म हो गया, एक जगह इकट्ठा होना कॉमन असेंबली में, कॉमन मोड ऑफ टीचिंग, एक ही टीचर आकर के पढ़ाएगा, इवैल्यूएशन भी एक ही तरीके से होगा। ठीक है, डिसिप्लिन भी सबके ऊपर एक जैसा ही लगेगा, किसी ने गलती की तो उसको उतनी पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। तो ये दिखने में तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, पर सवाल ये आ जाता है कि जब परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए स्कूल्स में, तो एक कैटेगरी बनना शुरू हो जाती है कि हाँ जी, कौन से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, बुरा परफॉर्म करते हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो इसके पीछे क्या उनका कोई बैकग्राउंड का इफेक्ट है या नहीं, ये जानना जरूरी भी हो जाता है कि एक स्टूडेंट जो कि रिच प्रॉस्परस एजुकेटेड पेरेंट्स से बिलोंग करता है तो उसकी एजुकेशन किस तरीके की हो रही है, और एक बच्चा जिसके घर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है, सोशली उनको बहुत ज़्यादा डेप्रिवेशन का सामना करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, सेपरेट बैकग्राउंड से अलग अलग स्टूडेंट्स आ रहे हैं और आप उनको रिवॉर्ड दे रहे हो इक्वली। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो लोग फिजिकली कंस्ट्रेंट्स का सामना करते हैं, जो लोग इमोशनली या सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली कंस्ट्रेंट्स का सामना करते हैं, वो तो बच्चे रह जाते हैं पीछे और बाकी निकल जाते हैं आगे। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जो क्लेवेजेस हैं, गैप्स हैं, वो स्कूल में आया कि नहीं, उन बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर असर आया कि नहीं, और इसी के चलते हम स्ट्रेटिफिकेशन देखने को हमें सामना में मतलब एक तरीके से लेवल क्रिएट हो जाते हैं कि हाँ भाई, कौन से बच्चे टॉप स्कोरर्स हैं, कौन से पुअर स्कोरर्स हैं, और इसके चलते गैप हो जाना शुरू हो जाता है। फिर देखो, बात ये आ जाती है उनसे जब पूछा जाए स्कूल में जब कि भाई इस तरीके से जो ये गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, ये गैप्स क्यों आ रहे हैं, तो उसके लिए एक सेफ गार्ड भी अवेलेबल है कि भाई सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, एग्जामिनेशन है, ये तो सभी बच्चों के लिए सेम ही हो रही है ना, उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पर सवाल ये है ना कि एक बच्चे को नॉलेज कितना है, उसकी लैंग्वेज क्या है, घर पे किस लैंग्वेज में वो बात करता है और आप एजुकेशन किस लैंग्वेज में दे रहे हो, कल्चरल इश्यूज क्या आ रहे हैं और वो क्या एक्सपीरियंस करता है अपने घर पे जाकर के। तो हर एक बच्चे में आपको एक डिफरेंट ट्रेट देखने को मिलेगा, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस उनके रहेंगे, और उसका असर उसकी लर्निंग पे रहेगा और उसकी राइटिंग स्किल्स पे रहेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा। रिजल्ट ये हो जाएगा कि जो एक आउटकम बेसिस पे देखें कि टीचिंग और लर्निंग, वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट कर देगी। कुछ बच्चे हैं बहुत सुपीरियर हो जाएंगे और कुछ जो हैं वो अपनी कुछ कंस्ट्रेंट्स, अपनी लिमिटेशंस की वजह से बैकवर्ड होते चले जाते हैं। बोले यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको हमने शुरू किया था कि भाई स्टीरियोटाइप, प्रिजुडाइज, ठीक है, मिसट्रस्ट, हेट्रेड, इनको ही तो ख़त्म करने के लिए हम हमारी एजुकेशन में कुछ काम करना चाहते हैं, और वही चीज़ें हमारी एजुकेशन करेक्ट नहीं कर पा रही है। जैसे यहाँ पर वुमेन का एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग कर सकती है ना। तो जेंडर स्पेक्ट्रम में आप देखो कि किस तरीके से उनके लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं बुक्स में कि औरत के साथ में किस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है। तो उनकी जो कंडीशन है, मतलब जिस तरीके का सिनेरियो दिखाया जाता है बुक में, तो वो कंडीशन ऐसी दिखाई जाती है कि वाकई में बहुत बेचारे वाली फील आती है ना। सिमिलरली किसी डिसेबल से संबंधित कोई स्टोरी दे दी, क्यों डिसेबल्स को हम एडिशनल राइट्स देते हैं, मान लो ये मुद्दा है, तो वहाँ पर उन डिसेबल्स को बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति से गुजरता हुआ दिखाई देंगे, और औरतों को, लड़कियों को डंप दिखाएंगे, कहीं ऐसी स्टोरीज आएंगी। तो उस चीज़ से क्या हो गया कि एक बच्चे के दिमाग में क्या सेट होता है बुक्स पढ़ के कि जी हाँ, लड़कियां तो एकदम डम्बी होती हैं और लोअर क्लास के जो लोग हैं वो गंदे तरीके से ही रहते हैं, क्योंकि उनको इसी तरीके से बताया जाता है कि जो दलित हैं या फिर जो लोअर क्लास के लोग हैं वो इन्फीरियर हैं। बुक्स में जिस तरीके की स्टोरी बताई इन्फीरियर कैटेगरी में दिखा करके, या फिर जो ऑर्थोडॉक्सी होते हैं या सुपरस्टिशन, अंधविश्वासी होते हैं, ये क्या हो रहा है। जहाँ टेक्स्ट बुक में करेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर हम लर्निंग प्रोसेस में क्या डाल रहे हैं कि जी ये सोसाइटी में आपके क्लेवेजेस हैं,
हमें करेक्ट करना चाहिए। अब वो क्लीवेजेस क्या होते हैं, बच्चों के दिमाग में सेट हो जाते हैं और फिर वो थ्रू आउट लाइफ उनकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालते हैं और ये सोशल इविल्स और कॉन्फ्लिक्ट ये चलते चलते जाते हैं। तो ये ही मेन मुद्दा बताया जा रहा है, ठीक है। जहाँ एक तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये बात बोली जाती है, बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुस्लिम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनको सीधा टेररिस्ट पाकिस्तानी ऐसे बोल करके डील किया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दलित बच्चों के साथ में देखें तो उनका जो कह सकते हो कि गाँव में तो सीधा सीधा देखने को मिलता है कि जिस तरीके का बिहेवियर उनको गाँव में कॉमन सोशल गैदरिंग में मिलता है ना, वो का वो ट्रीटमेंट उनको स्कूल में मिलता है। तो कहाँ पर करेक्शन आ रहा है? तो वही चीज़ प्रिजुडाइसिस ये करेक्ट नहीं हो रही है। इवन बच्चों के जो खुद का जो कह सकते हो ना परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग है, उस पर और असर आता है। 2005 का जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया था 2005 का, उसमें सीधा सा ये था कि स्कूलिंग सिस्टम जो है इंडिया में उसको हम शिफ्ट करेंगे, और जिसमें सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें इस तरीके का सिस्टम था कि हाँ जी, ऑस्ट्रिच आउटलुक को चेंज किया गया था। ऑस्ट्रिच आउटलुक या एटीट्यूड मतलब कि आप किसी रियलिटी को एक्सेप्ट ना करो, वहाँ पर रियलिटी को एक्सेप्ट किया गया 2005 का जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क था ना उसमें, कि जी हाँ, हमारी सोसाइटी में वाकई में इनइक्वालिटीज़ हैं और इनइक्वालिटीज़ को हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। पर इसी के अगेंस्ट में अगर देखें तो जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको आप एस्पाउस क्यों करते हो? एस्पाउस का मतलब प्रोमोट करते दिखाई दे रहे हो। कैसे? कि अभी देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, इसके हिसाब से अगर देखें तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट करके दे दिया क्योंकि द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी थी, ठीक है जी। अब वो गुरु दक्षिणा के तौर पे एकलव्य ने अपना दान अपनी तरफ से सेक्रीफाई किया। अब एकलव्य कौन था? आज जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग ही थे, आदिवासी था वो भी। तो इस केस में क्या हो जाता है कि सेक्रीफाइसेस किसने किए भाई? जो आज सोसाइटी में लोअर या डाउन ट्रोडन सेक्शन में कंसिडर होते हैं, आज भी वो ही सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, ये बताना चाह रही है। तो एजुकेशन में जो हमें एक ह्यूमनाइज्ड वैल्यूज डालनी चाहिए वो डीह्यूमनाइज होती चली जा रही हैं, और ये चीजें हमें पता भी नहीं पड़ रहा और स्लोली स्लोली होती चली जा रही हैं। जहां पर परिस्थितियां ये हैं कि जी ऑलरेडी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, उनको करेक्ट करने के लिए उन गैप्स को बता करके और फिर बाद में सॉल्यूशंस पे काम करने की बात की जाती है। तो वो गैप्स बताने के चक्कर में क्या हो जाता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उन बच्चों पर भी इसका असर आता है कि जी हमारी सोसाइटी में तो ये गैप्स चल रहे हैं, और फिर वो 10 बच्चों में से अगर 5 बच्चों पर भी वो गैप्स का इन्फ्लुएंस अगर सेट हो गया तो फिर बाद में वो जो प्रिजुडाइस है, वो जो हेट्रेड है, वो क्या ख़त्म हो पाएगा सोसाइटी में? बिल्कुल भी नहीं। और ये ही मेन चैलेंज यहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम के सामने बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी का लिंक इसमें क्लियर देखने को मिला इस पूरे आर्टिकल में। आगे चलते हैं। दीज आर हार्ड टाइम्स। देखो इस आर्टिकल को आपको खुद से देखना है। इस आर्टिकल में जो प्रीवियसली हमने जो भी डिस्कशंस किए हैं कि हार्ड टाइम अभी कैसे 2016-17 से 2020-21 के बीच में अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई लेवल तक पहुंच गई। इसके पीछे कारण हमें पता है कि डिमोनेटाइजेशन पहले, फिर जीएसटी और फिर अभी ये लॉकडाउन, 3 चीज़ों ने बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है हमें। एक तरफ जहां पर एमएसएमई सेक्टर में हम अपैरल सेक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते थे, कपड़ों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बांग्लादेश ने इतना फ़ायदा उठा लिया जितना हमने नहीं उठाया। बांग्लादेश में एक शर्ट को बनने में $0.22 लगते हैं, जबकि इंडिया में $0.5 लगते हैं। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो चाइना से लगभग 12 मिलियन जॉब्स हैं वो बांग्लादेश में शिफ्ट हुई है, और उन जॉब्स को हम ग्रैब कर सकते थे टेक्सटाइल इकोसिस्टम को प्रमोट करके, पर नहीं कर पाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करो, जहां पर आज हम महंगाई की बात करें तो 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करो तो वहां पर चाइना ने जिस स्पीड से ग्रैब किया है ना अपॉर्चुनिटी, तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि 2030 आते आते जितनी भी चाइना में कारें बिकेंगी उसका 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, जबकि इंडिया में 2030 आते आते केवल 8% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। इसके आगे एलपीजी की प्राइस की बात करें, गैस सिलेंडर की गाँव में एक
क्लीन एनर्जी का प्रेवलेंस देखना चाह रहे थे, उसके बीच में हमने उज्ज्वला स्कीम लॉन्च कर दी, तो रिजल्ट ये हो गया कि एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, हमें इलेक्ट्रिक स्टोव्स को प्रमोट करने की ज़रूरत थी। एडिबल ऑयल ये भी लगातार महंगा होता चला जा रहा है। एक तरफ हम बायोडीजल से संबंधित या बायोफ्यूल से संबंधित जो एक सेगमेंट तैयार कर दिया, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो एडिबल ऑयल है उसकी शॉर्टेज आ गई, तो हमें वहाँ पर भी अच्छे से पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। इनइक्वालिटी, डेट, कर्जा इतना बढ़ गया है लोगों पर जिसकी हद नहीं है। जहाँ पर आप देख सकते हो गाँव में 35% हाउस होल्ड्स पे कर्जा है, तो शहरों में 22.5% के लगभग कर्जा है लोगों के ऊपर, और गाँव में लगभग एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड के ऊपर 60,000 के लगभग कर्जा है, ठीक है, और शहरों में 1,20,000 से ज़्यादा है। इसके अलावा नए जो लोन्स हैं वो आप देख सकते हो गरीब परिवारों ने ज़्यादा लिए हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ का बेस है वो बहुत रिड्यूस हो गया, और जो गरीबी है वो लगातार बढ़ रही है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा इनइक्वालिटी आप देखो, 1% लोगों के पास में इंडिया की 73% वेल्थ है, इससे ज़्यादा और क्या इनइक्वालिटी हमें आएगी। इसके अलावा एफएमसीजी गुड्स की बात करो, फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उनमें आप देख सकते हो टॉप 5 जो कंपनी है उनके 64% शेयर्स हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करो तो टॉप 5 इंडस्ट्री वालों के पास में 65% शेयर्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल्स में भी, हर एक सेगमेंट में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। तो देखो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सही से करने की ज़रूरत है। टाइम बीत निकल रहा है, पर पॉलिसी अगर करेक्ट हो जाएगी तो ये चैलेंजेस हम फेस कर लेंगे और इनको टैकल किया जा सकता है। तो राइटर जो हैं वो वरुण गांधी हैं, बीजेपी के ही एमपी हैं, तो इन्होंने ये चैलेंजेस और ये सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की अभी बताई है। तो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।